नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। प्रियांक, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? बिकॉज इवन एज प्राइसेस वॉलेटाइल हैं उसके बावजूद भी 3200 और 3400 के बीच का कारोबार है। कैसे करें यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से आपने हाईलाइट किया कि वोलेटिलिटी काफी हाई है, जिस तरह से हमने कल देखा डी एस्केलेशन यूएस और चाइना की तरफ से टैरिफ वॉर का, उसकी वजह से एक शार्प फॉल हमने देखा गोल्ड के प्राइसेस में आता हुआ। तो मोर और लेस जो सेफ हेवन डिमांड जो थी, प्रीमियम जो था, वो कहीं ना कहीं लोअर होते हुए दिखा है। अराउंड 3200, अभी 3200 से लेकर 3180, ये मुझे लगता है कि एक क्रूशियल सपोर्ट्स है। अगर ये सपोर्ट्स होल्ड होते हैं तो एक रिकवरी बाउंस जो हम कह सकते हैं कि पुल बैक टुवर्ड्स 3300 3320 तक आ सकता है। घरेलू बाजार में भी मुझे लगता है कि 92,000 91,700 ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो जब तक इंटैक्ट रहता है, पुल बैक आने का एक्सपेक्टेशन है। पुल बैक में हम फिर से एक बार 95,000 के आसपास तक रेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड नेक्स्ट एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर जो हमने रेट्स देखे थे, जो ऑल टाइम हाइज टुवर्ड्स 99,000, वो क्रॉस करता हुआ नहीं दिखता है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो अगले 3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है। नए हाइज शायद हम यहाँ पर सोने में बनता हुआ नहीं देखेंगे। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं गोल्ड को एंड स्पेशली सिल्वर, जहाँ पर लोगों का ध्यान अब बढ़ता हुआ नजर आया है और ज़्यादातर लोगों को लगने लगा है कि चांदी अब यहाँ से आगे सोने से बेहतर रिटर्न्स दे सकती है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। जहां तक सोने की बात है तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने शो की शुरुआत में ही बताया कि 3200 से 3400 का एक रेंज यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में बन गया है। और उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में देखें तो 92,000 से 96,650 के रेंज बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि ये दायरा बना रह सकता है, लेकिन यहाँ पे अपसाइड जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ी लिमिटेड लगती है। जिस तरह से यहाँ पे जो फंडामेंटल्स में बदलाव देखने को मिल रहा है, पहले यूएस चाइना का जो ट्रेड डील है वो हुआ है, अभी रशिया यूक्रेन का सीज फायर का भी संभावना है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड जो है गोल्ड रह सकता है। लेकिन वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे यूएस चाइना की जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं उसका साफ तौर पर फायदा जो है चांदी को मिलता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में अच्छी बढ़त है और वो भी यहाँ पे सिल्वर की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो चांदी में यहाँ क्लियरली बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए। जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो भी चांदी के फेवर में है। हमारा मानना है कि 96,000 से 94,400 का जो रेंज है वो चांदी के लिए बेहतर बाइंग का रेंज होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 93,300 के नीचे का बना करके रखना चाहिए। 98,200 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये पार होता है तो हम फिर से एक बार कीमतों को 1 लाख के पार जाते हुए देखेंगे। तो चांदी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना करके चलना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 93,300 का यहाँ बना करके रखें। ओह वेल, एब्सोल्युटली। चांदी क्लियरली आउट परफॉर्म करती हुई आज प्रेशियस मेटल्स को। कल यहाँ पर 2% की गिरावट थी, लेकिन आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं 2% की तेजी के साथ चांदी में कारोबार और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर चांदी में आते हुए नजर आए हैं। ETF बाइंग, फिजिकल बाइंग यहाँ पर काफी स्ट्रांग है और उसका पूरा फायदा यहाँ पर चांदी लेती हुई निचले स्तरों से एक बहुत स्मार्ट रिबाउंड आपकी स्क्रीन्स पर। वेल, सोने चांदी की तो बात हुई, लेकिन अब बात यहाँ पर करेंगे खाने के तेलों की और पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी अब हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज पर एक सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है सोयाबीन का। हमने कल कुछ जिस तरह से यूएस और चाइना का टेम्पररी ही सही जो एग्रीमेंट आते हुए देखा है 90 दिनों का, उसके बाद काफी सारी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में तेजी देखने को मिली। सोयाबीन उनमें से एक है। 3 महीने के हाईज पर इंटरनेशनल सोयाबीन फ्यूचर्स कारोबार करते हुए नजर आए हैं। कुछ सपोर्ट पाम ऑयल में भी देखने को मिला है। इंटरनेशनल क्यूज का इंपैक्ट सबसे पहले आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर पर? देखिए, जहां तक यूएस की सोयाबीन की सेल का सवाल है टू चाइना, वो ऑलमोस्ट 25% चाइना का रिक्वायरमेंट यूएस से मीट होता था, विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट 27 से 28 मिलियन टन। तो वो मैं समझता हूं विद ओनली 10% टैरिफ बीइंग इम्पोज्ड बाय चाइना, तो शायद वो बरकरार रह सकता है। सो वो इसीलिए अब देखिए कि सीबीओटी में थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ रुझान आया और उसका इम्पैक्ट पाम पे भी दिखाई दिया। पाम भी जो पिछले 3-4-5 दिनों से दबा हुआ था, पर वापस
मतलब थोड़ा उठा। और मैं समझता हूँ इन सबको हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो रही थी अभी इन दिनों में, उससे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई लोगों को, जो जितना भी लोगों के गले में तेल था उसको निकालने की। मैं समझता हूँ वो टेम्परेरी तेजी डेफिनेटली पाम वालों को फायदा दिया है। बट इसका जो अभी यूएसडीए की भी जो रिपोर्ट आई है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बाजारों में तेजी बरकरार रहे, क्योंकि रिपोर्ट इज क्वाइट न्यूट्रल। और जहां तक ब्राजील का सवाल है या अर्जेंटीना का सवाल है, वहां की क्रॉप में कोई भी 19 नहीं है। आज 170 मिलियन टन के आसपास रफली ब्राजील की क्रॉप है और 49-50 मिलियन टन के अर्जेंटीना की क्रॉप है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बाजारों में तेजी कोई बरकरार रह पाएगी बहुत ज्यादा। ब्राजील अर्जेंटीना की रिपोर्ट्स तो बहुत बुलिश नहीं है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड एंडिंग स्टॉक्स देखें, यूएस प्रोडक्शन देखें, तो वहां पर थोड़ी सी बुलिशनेस यूएसडीए की रिपोर्ट में जरूर है। आपको लगता है कि अर्जेंटीना और ब्राजील के नंबर्स इन सम सेंस उसको यहाँ पर इक्वेट करते हुए दिखेंगे? आई थिंक वो इक्वेट कर देंगे। और जो बुलिशनेस, सो कॉल्ड बुलिशनेस है, वो केवल 2 मिलियन टन का फर्क है, 126 वर्सेस 124। तो वो इतने बड़े क्रॉप में और इतने बड़े उसमें मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आई वुड फील कि जो यूएसडीए की कल की रिपोर्ट आई है, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मेनी पीपल मे बी थिंकिंग, मेरे हिसाब से वो काफी कुछ न्यूट्रल है और तेजी नुमा नहीं है। जी अतुल जी, साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल इंडियन मार्केट्स को यहाँ पर आता हुआ देखें और जिस तरह से एक टर्न अराउंड हमने प्राइसेस में फिर से आता हुआ देखा है, जहाँ पर पाम ऑयल प्राइसेस वापस इन डिस्काउंट हैं सोया और सन के, क्या हम ये जो इक्वेशन है वापस लौटता हुआ देखेंगे जहाँ पर पाम ज्यादा इंपोर्ट होगा? कैसे देखते हैं आप मई जून के महीने? देखिए, मई महीने में हम लोगों का एक रफ जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान का इंपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अब जो मस्टर्ड की भी क्रशिंग है जो ऊपर में 12-13 लाख टन के आसपास में चल रही थी, अब थोड़ा मॉडरेट हुई है और 8 से 9 लाख टन की रेंज में आ गई है। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट है इस महीने शायद 11.5 से 12 लाख टन का तेल इंपोर्ट हो सकता है। और पाम, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर से 6 लाख टन पाम आए, 3.5 से 4 लाख टन समझ लीजिए सोया आए और 2-2.25 लाख टन सनफ्लावर आए। सनफ्लावर एज इट इज काफी प्राइस डिफरेंशियल हो गया है। पर इन सबको एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मार्केट्स को उठने नहीं देगी इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर कम्स। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 80 से 90 हजार टन तेल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है नेपाल से। और अगर इतना तेल इंपोर्ट होगा विच ट्रांसलेट्स ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन साल का, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के बाजार कहीं जाने वाले नहीं हैं। और ये एक लिड बना के रखेंगे। अगर गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया तो ये मतलब तेलों को कहीं हिंदुस्तान को सुधरने भी नहीं देगी और बढ़ने भी नहीं देगी। काफी इंटरेस्टिंग है अतुल जी। 80 से 90 हजार टन पर सालाना आ रहा है नेपाल से, और ये कौन से तेल आ रहे हैं और ये ड्यूटी फ्री क्यों है? नहीं, सालाना नहीं आ रहा, मैं आपको आपकी गलतफहमी दूर गई है, महीने का आ रहा है। महीने का आ रहा है? हाँ, सालाना तो मैं समझता हूँ नहीं करते हुए ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन के आसपास आ जाएगा। आज इंडिया का बहुत बड़ा सप्लायर नेपाल हो गया है और वो तेल भी हिंदुस्तान से ही होके जाता है और वापस हिंदुस्तान में आता है। तो आज यूपी की जो बाइंग है वो इतनी ज्यादा अफेक्टेड हो गई है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के जो कोई भी इंपोर्टर है वो तो तेल को ड्यूटी दे के लाएगा, पर नेपाल के थ्रू जो आता है वो बगैर ड्यूटी के आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी अतिशयोक्ति जो है ना, ये इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और इसकी तरफ कुछ ना कुछ अंकुश लगाना चाहिए। अदरवाइज ये अपनी एडिबल ऑयल की जितनी भी कोशिशें गवर्नमेंट कर रही है, ऑयल सीड मिशन और ये सब, वो सब निगेट हो जाएंगे। तो क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपकी तरफ से गया है इसको लेकर? कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं यहाँ पर? नहीं, डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन है। अपनी इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो दे मेट द कॉमर्स मिनिस्टर ऑल्सो,
उनने वादा भी किया कि हम लोग इसकी तरफ डेफिनेटली ध्यान दें, पर चूंकि ये मलेशिया, ये जो अभी थोड़ी लड़ाई का माहौल बन गया था, तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट की नजर से चूक गया हो। पर अब मैं समझता हूँ इट इज हाई टाइम कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोगों का एक सजेशन था कि आप देखिए, साफ्टा के तहत आप ज्यादा कुछ कर तो सकते नहीं है, पर डेफिनेटली आप उसको कैनलाइज कर दीजिए थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आज की तारीख में ये जो कोऑपरेटिव बॉडीज है, NCEL है या जो भी है, NAFED वगैरह, इनके थ्रू आप कैनलाइज कर दीजिए। उससे यू विल बी एबल टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ऑयल कमिंग इन फ्रॉम नेपाल। तो वो एक बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ जरूरी बात है जिसको ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ऑलराइट, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर होता हुआ, और जैसे अतुल जी ने हमसे बात यहाँ पर की है, यूएस चाइना का इम्पैक्ट क्या है, USDA की रिपोर्ट भी, मस्टर्ड कशिंग, भारतीय बाजारों में किस तरह का स्टॉक है, और ऑफ कोर्स नेपाल एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर एक क्लैरिटी भी लेकर आने के लिए। वेल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हुई खाने के तेलों की, लेकिन आपको याद दिला दें कि यहाँ पर प्याज को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। पॉजिटिव ये है कि सरकार जल्द ही प्याज की खरीद पूरी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 0.3 मिलियन टन की खरीद की यहाँ पर उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की बिन मौसम बरसात हमने होते हुए देखी है महाराष्ट्र में, उसका भी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे साथ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विकास सिंह हैं। विकास नमस्कार। सबसे पहले तो जिस तरह की बारिश हुई है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट ऑन स्टैंडिंग क्रॉप देखने को मिला? मैम, इस बार क्या हुआ था मनीषा जी के क्योंकि लास्ट ईयर अच्छे प्राइसेस मिले थे तो सोइंग जो है लेट तक चला था। जो भी क्रॉप लेट आना था, मोस्टली एक्चुअली 90% ओनियन फील्ड से बाहर आ चुका है फार्म से, बट जो 8 से 10% बची है उसको कुछ इफेक्ट हुआ है कुछ कुछ एरिया में। पर ये बड़ा असर नहीं दिखा पाएगा क्योंकि इस साल ऑलरेडी बम्पर क्रॉप है महाराष्ट्र और MP में। किस तरह की क्रॉप हम यहाँ पर देख रहे हैं? अगर कुछ नंबर्स शेयर कर सकें। अगर आप बम्पर क्रॉप कहते हैं तो महाराष्ट्र में कितनी है और MP में कितनी है? दोनों मिला के मैम लास्ट ईयर हम क्योंकि शॉर्ट थे 2023-24 में 300 लाख टन हमने क्रॉस किया था उत्पादन, घरेलू उत्पादन, तो लास्ट ये 284 लाख टन के आसपास था। पर इस साल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हम 305-307 लाख मेट्रिक टन के आसपास रहने चाहिए। विकास, आप और जिस तरह से सरकार की यहाँ पर प्रोक्योरमेंट आपने बनते हुए देखी है, उसका क्या इम्पैक्ट है ऑन ग्राउंड, और जिस तरह की प्रोक्योरमेंट हो रही है क्या वो सपोर्ट करेगी भावों को? मैम, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप उत्पादन के हिसाब से सरकारी खरीद देखेंगे तो वो काफी कम होता है, बट ये मार्केट को मेंटल सपोर्ट देता है क्योंकि इस साल बम्पर क्रॉप की वजह से फार्मर्स काफी सारे एरिया में कम भाव में बेच रहे थे प्याज। आपने सुना भी होगा, खबरों में भी चला, 10 रुपए से नीचे भी गया प्याज के रेट काफी जगहों पे। तो सरकार इसको बैलेंस करना चाहती है क्योंकि मिनिमम उत्पादन लागत मिलना चाहिए किसानों को, अदरवाइज अगले साल फिर ये उत्पादन का आंकड़ा कम हो जाएगा। तो सरकार कोशिश कर रही है, पर ये कम होता है जितना उत्पादन होना चाहिए क्योंकि हमारा वेस्टेज ही करीब 20 से 22% हो जाता है टोटल प्रोडक्शन का। क्लियरली। विकास, जो आपने हमारे साथ नंबर शेयर किए हैं 307 लाख टन, ये ओवरऑल इंडिया का नंबर है, राइट? जी, ओवरऑल इंडिया का नंबर है, पूरी कंट्री का नंबर है। ओके, एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि वेस्टेज यहाँ पर काफी ज्यादा है, 20-22% तो वही है। अब यहाँ से भाव आपको क्या लगता है, क्या रहने की उम्मीद है? और ये दूसरा ही डिबेट है विकास, जैसे आपने कहा कि किसानों को क्या मिलता है और हम यहाँ बैठ के प्याज के लिए क्या देते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर है। जी मैम, एक्चुअली क्या प्राइसेस इस पूरे साल हमें नहीं लगता कि अगर मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर होके कुछ प्लान्स को स्पॉइल ना करे तो प्राइसेस बढ़ते हुए नहीं दिखता है हमें जब तक, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसा प्रेडिक्ट किया गया है मॉनसून पहले आ जाएगा, तो हमें ऐसा लगता है साउथ कर्नाटका का प्याज इस साल थोड़ा जल्दी आ जाए अगस्त के आसपास। तो ये नासिक का जो अभी रबी अनियन, जो स्टोरेज वाली अनियन है, इसके साथ वो आ जाए तो प्राइसेस काफी कम रहने चाहिए आगे, जो फेस्टिवल सीजन में एक शॉर्टेज होता है प्याज का। तो इस प्याज का निर्यात सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसानों को एक अच्छा भाव मिल सके और एक बैलेंस बन सके उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में। जिस तरह का पिछला साल था विकास, काफी भाव हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखे, और जैसे आपने कहा अभी 284 के बाद अब इस साल हम 307 यहाँ पर देख रहे हैं। आपको लगता है सरकार थोड़ी सी यहाँ पर कॉशियस रहेगी, शायद ना ही अलाउ करे?
आप एक्सपोर्ट के लिए तो मैम हमारी भारत सरकार ने अभी सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए हैं। और सरकार की खरीदी भी इस साल 3 लाख टन है। सरकार उसके बाद आगे मॉनिटर करेगी। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार तभी रेस्ट्रिक्शन लाती है जब डोमेस्टिक प्राइसेस काफी बढ़ते हैं। जी। और आप कह रहे हैं कि रेंज में एक भाव रहेंगे इस साल में और बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर फिलहाल नहीं है। जी मैम, अभी अगर मॉनसून हमारी जल्दी आ जाएगी तो हम देखेंगे जो सोविंग होगी साउथ की वो जल्दी हो जाएगी। और साउथ कर्नाटका का प्याज हमें लगता है अगस्त मिड तक आने लगेगा। तो वो नासिक के जो स्टोरेज की हुई प्याज के साथ वो प्याज मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट करेगा अगस्त के बाद। बट हम मनीषा जी वापस हार्वेस्टिंग के समय जो मॉनसून होता है, लेट मॉनसून अक्टूबर एंड और नवंबर फर्स्ट वीक का, उसको भी एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो खड़ी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, जो रबी ऑनियन होगी, सॉरी जो खरीफ। खरीफ जी। खरीफ अनियन होगी जी। ऑफ कोर्स विकास एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो सारी सीख भी देने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह के नंबर्स हैं और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्याज ऑफ कोर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है, यहाँ पर अक्रॉस इंडिया में कंज्यूम की जाती है। और जैसे हमें विकास कह रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में तो अच्छे खासे नंबर्स हैं, लेकिन सरकारी खरीद कैसी है, किसान यहाँ पर कैसे लेके आते हैं, मॉनसून का क्या इंपैक्ट होता है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर बाजार की नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया विकास आपका आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, उनसे जानेंगे मेटल्स, क्रूड और बाकी एग्रो कमोडिटीज में क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। स्वागत है आपका। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर कल अच्छी खासी बढ़त थी और उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन, इवन सम गेन्स आज यहाँ पर हमने फॉलोअप के तौर पे आते हुए देखे हैं। कॉपर में कल ओवरनाइट 1% की तेजी थी और ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ फिलहाल भी कारोबार। प्रियंका, आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉपर का बाजार कुछ बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स हम शंघाई से और एलएमई से और कॉमेक से आता हुआ देखते हैं, कभी कभी बिल्कुल अलग होते हैं। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इस बाजार ने काफी देखी हैं, अब यहाँ पर क्या हाल है? देखिए, जो इम्पटस मिला है इंडस्ट्रियल मेटल्स, बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को, वो चाइना और यूएस का जो टैरिफ और डी एस्केलेट होते हुए दिखा है, उसका एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बेस मेटल्स एज अ कॉम्प्लेक्स को मिला है। प्लस डॉलर इंडेक्स में जो एक तेजी हुई है, तो उसकी वजह से गेन्स जो है वो हमें थोड़े कैप नजर होते हुए दिखते हैं। बट नेवरथलेस मुझे लगता है कि बेस मेटल्स ने बेस फॉर्मेशन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर तीनों में अच्छा खासा हुआ है। मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मेटल्स में एक अच्छा रनअप आना चाहिए। तो अगर कॉपर में अगर मैं बात करूं तो डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो भी डिप्स आती है अराउंड 852 853 के आसपास, वो अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा टू गो लॉन्ग। और 845 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 870 के टारगेट्स रहेंगे। ये तो बात हुई कॉपर की। मनोज जी, एल्यूमिनियम और जिंक में भी अच्छी खासी बढ़त ओवरनाइट देखने को मिली, मल्टी वीक हाइज पर दोनों में कारोबार, यहाँ पर क्या करने की राय है? बिल्कुल मनीषा जी, हमने काफी गिरावट दोनों ही मेटल्स में देखी थी और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसका सपोर्ट यहाँ मेटल को बना हुआ है। और जिस तरह से यूएस चाइना का जो ट्रेड जो टेंशन है वो डी एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे काफी हद तक सपोर्टिव है। तो हमारा मानना है कि जिंक और एल्यूमिनियम दोनों बेहतर करते हुए नजर आएंगे। अभी रणनीति के लिहाज से देखें तो जिंक यहाँ पे वर्तमान लेवल पे जो है अच्छा लगता है बाइंग के लिहाज से। 253 के आसपास जिंक का जो मे वायदा है वहां बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस एक 250 के नीचे का रखना चाहिए और हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 260 के ऊपर तक के लक्ष्य एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी हमने एक अच्छा रनअप बनते हुए देखा है, लेकिन थोड़ा डिप में बाय करना चाहिए। 237 के स्तर बाइंग के लिहाज से अप्रोप्रिएट होंगे। स्टॉप लॉस एक 233 के आसपास का रखना चाहिए और लक्ष्य यहाँ पे 246 तक के रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक तीनों ही मेटल्स में करने की राय दी जा रही है। कच्चा तेल भी अब लेकर आएंगे क्योंकि कल यहाँ पर 3% की तेजी थी, लेकिन आज एशियन मार्केट्स में कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार खुला और फिर हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स में खरीदारी कुछ लौटते हुए नजर आई। प्रियंका, वॉलेटाइल मूव्स हैं यहाँ पर, मल्टी मंथ हाइज पर फिर से कारोबार, यहाँ पर कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज? क्रूड में भी एक मुझे लगता है कि जो पुल बैक आया है 4700 से अभी हम 5300 प्लस के भाव देख रहे हैं। मुझे लगता है ये डिसेंट पुल बैक है जिससे और भी एक्सटेंड होता हुआ हम देख रहे हैं।
5500 5600 ये शॉर्ट टर्म में टारगेट्स में एक्सपेक्ट करता हूँ क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो यहाँ पे भी जो डिप्स आती है अराउंड 5200 5150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स दिखते हैं, वहां पे बाई किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 5500 5550। स्टॉप लॉस 5000 के नीचे रहेगा। नेचुरल गैस में कुछ मुनाफा वसूली कल देखने को मिली थी, लेकिन अगर पिछले एक महीने का चार्ट नेचुरल गैस में बनता हुआ देखें तो यहां पर 9 से 10% की तेजी के साथ कारोबार रहा। आज फिर से 310 के आसपास कुछ कंसोलिडेशन मनोज जी यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल गैस में मनीषा जी यहाँ पे 322 भारतीय बाजारों में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ, और हमने इनफेक्ट वो रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट भी होते हुए देखे थे। अब कीमतें जब तक 322 के स्तर को पार नहीं करती है, यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ जो है कीमतों में देखने मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, फ्रेश बाई के लिए थोड़ा वेट करें, और या तो फिर ब्रेकआउट होता है 322 के ऊपर कीमतें सस्टेन हो तो वहां बाय करें। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 288 तक के स्तर फिर एक बार नेचुरल गैस दिखा सकता है, तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार यहाँ मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। प्रियांक, डॉलर इंडेक्स आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब ये 101 102 के बीच में कारोबार कर रहा है, रिपोर्ट्स 104 की बात कर रही हैं, लेकिन आज काफी फिनोमिनल दिन रहा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी थी, रुपए में अप्रिसिएशन देखने को मिला, जापानीज येन ऊपर था, चाइनीज युआन में भी यहां पर बढ़त देखने को मिली। तो ऐसा दिन जहां पर सभी करेंसीज ऑन द हायर साइड थी। देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो अभी भी सेल ऑन राइज का ही है। ये जो रिवर्सल हमने देखा है 98 97 से 101 हाफ के आसपास, वो एक पुल बैक है क्योंकि काफी मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था 98 97 पे। तो अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि जो भी रैलीज आती है, मुझे लगता है 102 हाफ से लेकर 103 हाफ ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन से रहेगा डॉलर इंडेक्स में। वहां से फिर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर इंडेक्स डाउनसाइड मूव अगेन टुवर्ड्स 99 98 बता सकता है। और उसका फायदा रुपए में कैसा आता हुआ देखते हैं फिर? देखिए, रुपए में मुझे लगता है कि 85 80 और 86 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो वो जब तक इंटैक्ट है, फिर से हम एक बार रुपये को स्ट्रेंथनिंग होता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स 84 हाफ 84 जोन्स। ऑलराइट, तो बढ़त यहाँ पर रुपए में आगे बरकरार रह सकती है। ऑल टाइम लोज आपको याद दिला दें 88 के आसपास तक के हमने देखे थे फरवरी के महीने में, लेकिन उसके बाद अच्छे खासे गेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऑफ कोर्स देयर हैव बीन कुछ करेक्शंस भी यहाँ पर आती रही हैं। कल रुपया बंद था, आज यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार हुआ, लेकिन बंद होते होते तक कुछ सपाट मूव्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। मनोज जी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अप्रैल का महीना अच्छा नहीं था लिक्विडिटी के तौर पर, प्राइस मूव्स के तौर पर भी, लेकिन मई में स्पेशली पिछले 4-5-6 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा खासा उछाल यहां पर देखने को मिला है। फिर चाहे वो मसाले हैं, कॉटन है, कैस्टर है, इवन गुआर कॉम्प्लेक्स में यहां पर बढ़त देखने को मिली है। अगर स्पाइसेस से ही पहले यहां पर शुरुआत करें तो आपको लगता है इस तेजी के बाद एंड ऑलमोस्ट अपर सर्किट्स के बाद यहां पर और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है? स्पाइस कॉम्प्लेक्स में मनीषा जी हम देख रहे हैं कि जीरा और हल्दी दोनों ही कमोडिटी बेहतर कर रही है। धनिया में हम देख रहे हैं कि प्रेशर लगातार बना हुआ है, लेकिन जीरा और धनिया जो है, जीरा और हल्दी जो है वो आगे भी बेहतर कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जीरा जो है यहाँ बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं 21,400 21,300 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो अगर निचले स्तर मिले तो वहां पे बाय कर सकते हैं। वहीं हल्दी हम देख रहे हैं कि लगातार आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है ओवरऑल स्पाइस पैक में, तो हल्दी में स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। आज भी हम यहाँ 14,000 के ऊपर कारोबार करते हुए देख रहे हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट वापिस यहाँ 14,000 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। 13,500 के आसपास के स्टॉप लॉस से हमारा मानना है कि 15,000 तक के जो स्तर है वो वापिस एक बार शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्पाइस पैक में यहाँ पे हल्दी जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा और सेकंड जीरा रहेगा। धनिया एक रेंज बाउंड जो है बना रह सकता है। साथ ही गुआर में कैसे देखते हैं आप यहाँ पर ट्रेंड्स, बिकॉज अपने निचले स्तरों से अच्छा खासा स्मार्ट रिबाउंड इसने दिखाया है। शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, नई खरीदारी है, क्या फंडामेंटल्स में कोई चेंज है? फंडामेंटल्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं है मनीषा जी। हमने काफी बड़ी गिरावट देखी थी, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिल रही है और निचले स्तरों पर बार्गेन बाइंग भी जो है कुछ देखने को मिल रही है। यहाँ पे रेंज बाउंड ही रह सकता है। हमारा मानना है कि ग्वार सीट में 5,000 जो एक अच्छा सपोर्ट है जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन बड़ी तेजी की भी गुंजाइश नहीं है। वर्तमान लेवल से और 100-150 रुपए की बढ़त आ सकती है, लेकिन ऊपरी लेवल पर यहाँ मुनाफा वसूली ही करके चलना चाहिए। वहीं ग्वारगम की अगर बात करें तो 10,000 10,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ऊपर के लेवल्स मिले तो मुनाफा वसूली करके चलें, ऊपरी लेवल्स पर बाइंग करने से यहाँ बचना चाहिए।
एंड फाइनली कैस्टर कॉटन जैसी कमोडिटीज में, जहां पर कैस्टर ने अच्छा किया है, कॉटन भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल, यहाँ पे यूएस चाइना जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं उसका साफ तौर पर कॉटन को फायदा जो है मिलता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि आइस जो कॉटन वायदा है वो 66-67 सेंट पे थोड़ा अच्छा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी एक अच्छा रनअप देखने को मिला था। एनसीडी एक जो कपास का वायदा है अप्रैल 2026 का, वहां पे अगर थोड़े डिप्स आते हैं 1570 के आसपास तो बाय करके चलना चाहिए 1545 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 1610 तक के जो लक्ष्य वो देखने मिल सकते हैं। कैस्टर सीड में थोड़ा डिप मिले तो बाय कर सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट में 6320 के आसपास। स्टॉप लॉस वहां पे 6274 का रखना चाहिए और ऊपर में लक्ष्य एक बार 6430 तक के रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो काफी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं, एग्री और नॉन एग्री दोनों ही सेक्टर्स में। प्रियांक जी, मनोज, आप दोनों का ही शुक्रिया है साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रेटजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे हवा समाचार।